हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले भूगोल का दूसरा पार्ट, आंतरिक हलचलें। स्टूडेंट्स के पहले मैंने पहला पार्ट पढ़ाया हुआ है वितरण के मानचित्र। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में, भूगोल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, आपको पहला लेसन क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? आंतरिक हलचलें। ये आंतरिक हलचलें क्या होती है स्टूडेंट? जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी सतह हैं। ठीक है ना, हमारी पृथ्वी एक ही सतह से नहीं बनी है, इसके नीचे बहुत सारी सतह हैं। एक सतह के ऊपर दूसरी सतह, दूसरी सतह के ऊपर तीसरी सतह, इस तरह से सतहें बनती गई हैं। और जब इन सतहों के नीचे हलचल निर्माण होता है तो उन हलचलों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये इन हलचलों की वजह से निर्माण होती है। आपको मालूम है ना कि भाई जो महाद्वीप होते हैं, या आप लोग बोल दीजिए जो समुद्र बना हुआ है, या जो जमीन बनी हुई है, ये किसकी वजह से बनी हुई है? ये हलचलों की वजह से बनी हुई है। जमीन के अंदर जो हलचलें होती हैं, इसी हलचलों की वजह से कहीं जमीन बन जाता है, तो कहीं समुद्र बन जाता है, तो कहीं नदी बन जाता है। तो ये सब कैसे बना होगा? आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत समुद्र होगा, नदी होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे। तो ये पर्वत, पहाड़, नदियाँ, या ये सारी चीज़ कैसे बनी होगी? आपके अंदर कभी तो डाउट आया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हलचलों की वजह से। हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी सतह हैं, इन सतहों के अंदर जब हलचलें होती हैं तो उन हलचलों की वजह से ये सारे महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, या नदी हो गए, नाले हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें निर्माण होती है। अब सर ये हलचलें होती क्यों हैं? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर ये हलचलें होती क्यों हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? बहुत चंचल होते हैं, मतलब अस्थिर होते हैं। इनकी जो अभिक्रिया क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। यूरेनियम और थोरियम, एक एग्जाम्पल अगर इसका ले रेडियो एक्टिव पदार्थ का, तो यूरेनियम और थोरियम है, जो साइंस में हमने पढ़ा है कि परमाणु बम बनाने के लिए इन रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे उपचार, जैसे गलगंड के रोग की बीमारी के लिए, ठीक है, टीबी क्षय रोग की बीमारी के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जमीन के अंदर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? बहुत चंचल होते हैं, अर्थात अस्थिर होते हैं। अस्थिर होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लोग निरंतर यहाँ से वहाँ गमन करते रहते हैं। जमीन के अंदर, पृथ्वी के नीचे जमीन के अंदर निरंतर यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। जब ये पदार्थ एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो जो सतह रहेंगी वो सतहें क्या करेंगी? हिलने लग जाएंगी। और उन सतहों के हिलने की वजह से वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा। जैसा कि मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग परमाणु बम, आपको मालूम है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, दूसरी विश्व युद्ध के बाद। तो वो परमाणु बम किससे बनाए गए थे? ये यूरेनियम और थोरियम से ही बनाए गए थे। और मैंने वो बताया कि हम लोग बहुत औषधि उपचार में भी इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? बहुत चंचल होते हैं। समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो जब ये सतह के नीचे यहाँ से वहाँ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब जमीन का वो भूपृष्ठ जब फट जाता है तो वहाँ से ज्वालामुखी, लावा, या हम लोग बोल सकते हैं भूकंप, और यदि वो खड्डे में चला गया तो क्या बन जाएगा? नदी, समुद्र बन जाएंगे। यदि वो भूपृष्ठ ऊपर उड़ गया तो पहाड़ बन सकता है, पर्वत बन सकते हैं। तो इसी तरह से पहाड़, पर्वत तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एक एग्जाम्पल जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये भी क्या है? आंतरिक हलचलों की वजह से ही बना हुआ है। लेकिन आज एक बड़ी समस्या है कि जो हिमालय की ऊंचाई है वो दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब वहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है उसके आसपास के इलाके में कि वहाँ की जमीनें के अंदर आंतरिक हलचलों की वजह से वो दबाव निर्माण हो रहा है। देखो, जब आंतरिक हलचलें होती हैं तो दो चीज़ होती हैं, या तो आंतरिक हलचलों के बीच में विपृष्ठों में दबाव निर्माण होगा, या तो तनाव निर्माण होगा। ये दबाव और तनाव कैसे निर्माण होते हैं वीडियो के आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो दबाव निर्माण हो रहा होगा जिसकी वजह से जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक समाचार पत्र है, मृत्यु ते तांडव, ये मराठी में लिखा गया है। मैं इसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। नीचे उसके संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को हमको हल करना है। स्टूडेंट किसी भी पार्ट को समझने के लिए पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा। और हमारा भूगोल बहुत अच्छे से हमको समझाने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो भूगोल सब्जेक्ट है वो भूगोल को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले कुछ एग्जाम्पल देगा, पहले कुछ एक्टिविटी देगा, कुछ प्रयोग देगा। उस प्रयोग और एग्जाम्पल के माध्यम से हमें उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता है। भूकंपाने नेपालमध्ये 1500 जणांचा बळी, मतलब भूकंप की वजह से नेपाल में 1500 लोग की क्या होगी? मृत्यु होगी। और काठमांडू, ये कहाँ पर लिखा गया है समाचार पत्र? काठमांडू, पीटीआई, ठीक है।
नेपाळमध्ये येथून जवळच असलेल्या लाजमुंगमध्ये आज अर्ध्या तासाचे अंतराने झालेल्या 7.9 और 6.6 रिश्टर स्केल समतेच्या 2 तीव्र भूकंप आला। मतलब 2 बार तीव्रता से भूकंप आया, एक बार 7.9 की तीव्रता थी, एक बार 6.6 की तीव्रता थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक शब्द आया था रिश्टर, क्या आया था? रिश्टर। ये रिश्टर जो है भूकंप नापने की इकाई है। जैसे आप लोग चावल और गेहूं को किलोग्राम में नापते हो, उसी प्रकार भूकंप को नापने की इकाई क्या है? रिश्टर है। तो 2 बार भूकंप आया था आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के अंदर। तो उसकी वजह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत इन देशों में भी असर हुआ। भागाला जोरदार हादरा बसला। या भूकंपामुळे नेपाळमध्ये मोठे नुकसान झाले असूनही 1500 जणांचे मृत्यू झाला। मतलब 1500 लोग की मृत्यु हो गई, बहुत सारा नुकसान भी हो गया नेपाल के अंदर। अब आगे सरकारने जाहीर केले, त्याशिवाय हजारो जण जखमी झाले आहेत। ढिगारे उपवासाचे काम करत रात्री उशिरापर्यंत सुरू झाले असल्याने ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। अब ये जो संख्या, जो मृत्यु की जो संख्या वो और बढ़ने की संभावना है, और भी संख्या बढ़ सकती है। जो अभी 1500 लोग मरे हैं वो और भी लोग मरने की संभावना हो सकती है। नेपाल गेल्या 80 वर्षामध्ये झालेला हा सर्वात मोठा भूकंप आहे। मतलब 80 साल में सबसे बड़ा भूकंप था ये। ठीक है। भारतात नेपाळच्या मदतीसाठी तातडीने मदत पथक रवाना कर दिए। मतलब वो भूकंप से लड़ने वाले लोग जो होते हैं उनको नेपाल के रवाना कर दिए, नेपाल की मदत करने के लिए। सकाळी 11:40 वाजता असलेल्या आणि 30 सेकंड ते 2 मिनट पर्यंत, मतलब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आया था 11:40 पर। ठीक है। उत्तर दक्षिण, कहाँ पर ये भूकंप आया था? उत्तर और दक्षिण में। ईशान्येकडे 22 राज्यांसह बांगलादेश, पश्चिमेकडे पाकिस्तान, लाहोर तसेच तिब्बतपर्यंत जाणवले। तिब्बतमध्ये भूकंपामुळे 12 जण ठार आणि 20 जण जखमी झाले। मतलब तिब्बत में 12 जण मर गए और 20 जण क्या हो गए? जखमी हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? चलो, बांग्लादेशही भूकंपामुळे दोघांचा मृत्यू झाला। मतलब बांग्लादेश में भूकंप की वजह से 2 जन की मृत्यू हो गई। सुमारे त्याचे हादरे जाणवत। भारतही विविध राज्यांमध्ये 53 नागरिकांची मृत्यू झाली। मतलब भारत में 53 लोग की मृत्यू हुई है। ठीक है। 200 जण जखमी झाले। काठमांडूला भूकंपाचा धक्का बसताच काही क्षणात अनेक इमारती कोसळल्या मतलब गिर गए। यहाँ पर मृत्यु संख्या देख लो आप लोग, भारत में 53 है, तिब्बत में 12 लोग और बांग्लादेश में 2 लोग मरे। ठीक है, नेपाल को छोड़कर। नेपाल में तो 1500 लोग मर गए। 2 मोटे हादरे। अब 2 बार ये हादसा हुआ था। एक बार हुआ था 11:40 पर, एक हो गया था 12:19 पर। ठीक है। तो जब 11:40 पर हुआ था उस समय भूकंप की जो तीव्रता थी वह 7.9 थी, और जब 11:19 में भूकंप आया तो उस समय भूकंप की तीव्रता थी 6.6 रिश्टर स्केल। ये रिश्टर स्केल भूकंप मापने की इकाई है। केंद्र बिंदु कहाँ है? मतलब भूकंप कहाँ पर आया था? तो लामजुंग नाम का जगह है नेपाल में, वहाँ पर भूकंप आया था। ठीक है। अब 11 किलोमीटर भूकंप केंद्र, मतलब जमीन में कितने अंदर से भूकंप आया था? 11 किलोमीटर से। 2 भूकंपानंतर आणखी 17 हादरे। धक्के 30 सेकंड ते 2 मिनट। मतलब भूकंप का जो कंपन था, जो धक्का था, वह 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, कहीं 30 सेकंड था, कहीं 2 मिनट तक चला था। ठीक है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तानला ही जोरदार हादसा। मतलब ये 3 देशों में भी नेपाल को छोड़कर हुआ था। भारतात 22 राज्याने हादरे। मतलब भारत में जो अभी 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में 22 राज्य में भी इस तरह की आशंकाएं हुई थी। यहाँ पर पूर्व में कौन से राज्य थे, पश्चिम में कौन से राज्य थे, दक्षिण में, उत्तर में, मध्य में और ईशान्य में। तो ये सभी राज्यों के नाम बताए गए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब इस समाचार पत्र से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आप लोग किताब लेकर बैठोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स है, मृत्यु का कारण क्या था? तो मृत्यु का कारण था स्टूडेंट भूकंप। मृत्यु का कारण क्या था? भूकंप। भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो 2 बार भूकंप आई थी। तो एक बार भूकंप की तीव्रता 7.9 रिश्टर स्केल और दूसरी बार 6.6 रिश्टर स्केल थी। आप लोग ऊपर देख सकते हो। ठीक है। इस भूकंप में सबसे अधिक हानि कौन से देश को हुई है? इस भूकंप की सबसे ज्यादा हानि नेपाल को हुई है, क्योंकि वहां पर 1500 लोग मारे गए हैं। भूकंप का केंद्र बिंदु कहां पर है? तो भूकंप कहां पर आया था स्टूडेंट्स? लामजुंग। नेपाल में लामजुंग नाम का स्थान है।
जुंग, ठीक है, मैंने बताया था वहां पर आया था। आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन से हैं? आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन से, मतलब नेपाल को छोड़कर और लोग कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये इलाके जहां पर भी भूकंप आए थे। भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? तो भूकंप का केंद्र जो था वो 11 किलोमीटर गहरा था। कितना किलोमीटर गहरा था? 11 किलोमीटर गहरा था। भूकंप के कारण हुई किन किन प्रकारों से हानि दिखाई देती है? देखो, भूकंप के कारण या तो घर गिर गए, जन की भी हानि हुई, जन धन की भी हानि, मतलब लोग भी मरे और उनके घर भी टूट गए। साथ ही साथ 1500 लोग नेपाल में मरे, 53 लोग भारत में, 12 लोग तिब्बत में, 2 लोग बांग्लादेश में, इतने लोग मर गए और सैकड़ों लोग क्या हो गए? जख्मी हो गए। आपके अनुसार भूकंप किस कारण होता है? तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया भूकंप किसकी वजह से होता है। तो भूकंप होता है हमारे पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों की वजह से। और ये आंतरिक हलचलें क्यों आती है? क्योंकि इन भूकंप जो हमारी आंतरिक हलचलें आने कारण है कि पृथ्वी की सतह में क्या हो पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। ये पदार्थ क्या होते हैं? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया हुआ, इसकी वजह से हलचलें निर्माण होती है और जिसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है। क्या आपको कभी ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ है? इस विषय पर चर्चा कीजिए। वो आपको मालूम होगा कि आपके आसपास यदि भूकंप आया है तो आप सोचिए कि उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। बराबर है क्या? तो चलिए अब आगे देखिए। पृथ्वी पर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है स्टूडेंट्स? देखो, 2 प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। एक मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा होती है और एक आपदाएं 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। एक मानव निर्मित होती है और प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर बम गिरा दिए कहीं पर, फिर दंगे फसाद हो गए, ये मानव निर्मित आपदा है। हमको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक आपदा पढ़नी, ठीक है। तो पृथ्वी पर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है। जैसे क्या क्या हो सकता है? बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, हिमवर्षा, अतिवृष्टि, बारिश आ जाती है। उसी प्रकार आंतरिक हलचलों के कारण भी भूकंप, आंतरिक हलचलों की वजह से क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकता है। ये आंतरिक हलचलों की वजह से आती है। ये भी क्या आ जाएगी? प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं आपदा होती है और पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ये सारी घटनाएं क्या कहलाती हैं? आपदा कहलाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कारण सजीवों को वित्तीय हानि होती है। वित्तीय हानि मतलब पैसों की हानि होती है, उनका घर टूट जाता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी टूट जाती है। इस पाठ में हम आंतरिक भू हलचलों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट में लोग आंतरिक भू हलचलों की जानकारी प्राप्त करेंगे और आंतरिक भू हलचलों की जानकारी में मंद भू हलचलें क्या होती हैं, तीव्र भू हलचलें क्या होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में लोग जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक कृति करने बोला है कि आपको क्या करना है? चित्र में अनुसार आपके बस्ते में से कापियां एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। ऐसा टेबल रहेगा, उसके अंदर आपके बैग में जितनी कॉपी रहेंगी उनको एक के ऊपर एक क्या कर दीजिए? रख दीजिए। और चित्रों का अवलोकन करके उस पर खड़िया, झनकड़, शॉर्पनर, रबड़ इत्यादि 3-4 वस्तुएं खड़ी कर दो। इसको जो भी पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर सारा चीज उसके ऊपर, बुक के ऊपर रख दो। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब आकृति 2.2 का ब के अनुसार कॉपी बाहर निकालनी है। यहाँ पर कॉपी क्या करनी है? बाहर निकालनी है। वह दूसरी कॉपी को न हिलाते हुए शीघ्र से खींच लीजिए। यह कृति में क्या परिणाम हुआ? इसमें जैसे आप एक कॉपी को बाहर निकालोगे तो ऊपर की जितनी वस्तुएं रहेंगी, ये वस्तुएं क्या हो जाएंगी? उन वस्तुओं में क्या हो जाएगा? हलचल निर्माण हो जाएगा, ठीक है। वस्तुएं क्या हो जाएगी? हिल जाएंगी। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी हलचल निर्माण होती है कि बहुत सारी सतह होती है। क्यों? जैसे यहाँ पर कॉपी रखी गई एक के ऊपर एक, वैसे पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी सतह होती है एक के ऊपर एक। तो अगर उसमें से एक भी सतह बाहर निकल गई, हलचल हो गया उसके अंदर, तो ऊपरी सतह क्या हो जाती है? हिल जाती है, जिसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आती है। समझ में आ रहा होगा? ये आपको कृति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब आकृति नंबर 2.3 का अ देखिए के अनुसार कॉपी रचना कीजिए। फिर से जैसे पहले कॉपी की रचना किया था वैसे फिर से आपको कॉपी की रचना कर देनी है। 2.3 ब के अनुसार इस ढांचे में धीरे से धक्का दीजिए। अब पहले आपने क्या किया था? कॉपी को निकाला था। अब धीरे से क्या करना? आपको धक्का देना है। क्या करना है? इन कॉपियों को धक्का देना। जब कॉपी को धक्का देंगे ऊपर की वस्तु क्या आ जाएगी? हिल जाएंगी, मतलब उसके हलचल आ जाएगा। तो ये हो गया कि जो पृथ्वी के अंदर जो सतह होती है, जो स्तर होते हैं, वह हिलने डुलने से, मतलब धक्का देने से या निकलने से हलचलें निर्माण होती है और उन हलचलों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जिन प्राकृतिक आपदाओं में आप लोग को क्या सीखना? भूकंप और क्या सीखना? ज्वालामुखी, ठीक है स्टूडेंट्स। तब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंतरिक भू हलचलें किसे कहा जाता है? ठीक है, आंतरिक भू मतलब जमीन, आंतरिक मतलब अंदर, हलचल मतलब हिलना डुलना। भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है।
सही बात है, याद रहेगा आपको हमेशा। जो भूकंप आता है और या ज्वालामुखी आती है वो किसकी वजह से आती है? वो जमीन के अंदर जो आंतरिक भू हलचलें हो रही है ना, जमीन के अंदर जो जमीन इधर उधर हिल रही है, उनकी वजह से होता है। यह अस्थिरता आंतरिक भू हलचलों के कारण निर्माण होती है। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवार के ऊपरी पृष्ठ पर पाई जाती है। प्रवार क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्रवार जो होते हैं वो बहुत सारे घटकों से मिलकर बने होते हैं और हमारे जमीन के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है ना। प्रवार के ऊपर क्या पाया जाता है? आंतरिक हलचलें होती है प्रवार के ऊपर। आप लोग कक्षा 8वीं में देखे थे, इस प्रकार की रचना थी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग सतह थे, इस तरह की रचना थी, वहाँ पर अलग अलग सतह थे। प्रवार कहाँ पर होता है, फिर कौन सतह है, कौन सी सतह है, इस तरह की रचना थी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब मैंने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ बताए थे वो इन्हीं प्रवार में पाए जाते हैं। प्रवार में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्माण करते हैं। पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, बहुत अस्थिर होते हैं और उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गोला बारूद या बम बनाने के कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्माण होती है। ऊर्जा की इन तरंगों की वजह से जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसके अंदर क्या निर्माण होता है? अस्थिरता निर्माण होती है, वो हिलने डुलने लग जाते हैं, ठीक है। आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण गति के अनुसार, दिशा के अनुसार और भूरूप के अनुसार हमको करना है। जो आंतरिक हलचलें हैं उनका जो वर्गीकरण हमको करना है स्टूडेंट्स, वो दिशा के अनुसार, गति के अनुसार और भूरूप के अनुसार करना है, ठीक है। जब हम लोग दिशा के अनुसार, गति के अनुसार करेंगे तो गति दो प्रकार से करेंगे लोग, मंद गति और तीव्र गति। दिशा के अनुसार करेंगे तो क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब दाएं से बाएं ओर में, और जब दिशा ऊपर से नीचे, ये दिशा को है। भूरूप के वर्गीकरण करेंगे तो भूरूप में आ जाएगा महाद्वीप, आ जाएगा पठार आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये गति के ऊपर, दिशा के ऊपर, भूरूप के ऊपर आगे वीडियोज में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा है आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण। जो आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, गति के अनुसार, दिशा के अनुसार और भूरूप के अनुसार, बराबर है। तो जब गति रहेगी तो मंद गति भू हलचलें, मतलब जो भू हलचलें रहेंगी वो बहुत जब स्लो होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मंद भू हलचलें कहेंगे। और जब हलचलें बहुत जल्दी होंगी उसे द्रुत हलचलें कहेंगे। और जो मंद हलचलें होती है उससे नुकसान कम होगा, ठीक है ना, उनसे नुकसान कम होगा। लेकिन जब तीव्र हलचलें रहेंगी, द्रुत हलचलें रहेंगी, उनसे नुकसान ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जमीन बहुत तेज़ी से हिलेगी और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अब मंद भू हलचलों से क्या निर्माण होता है? पर्वत और महाद्वीप, ठीक है। ये धीरे धीरे हलचल होती है। जैसे मैंने बताया कि भाई हिमालय जो है वो हिमालय की ऊंचाई दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मंद भू हलचलों में आता है। क्या किस में आता है स्टूडेंट्स? मंद भू हलचलों में आता है। वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट लोग का कहना है कि वो लोग उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। महाद्वीप निर्माण होना, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, ठीक है। उन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ होगा स्टूडेंट्स? मंद भू हलचलों की वजह से होता, ठीक है। वो 7 महाद्वीप कौन से हैं? हमारे 7 महाद्वीप कौन से स्टूडेंट्स? इन महाद्वीपों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, सबको कंपलसरी। जो जो वीडियो देख रहे हैं 7 के 7 महाद्वीप का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप कौन से हैं, ठीक है। ये 7 महाद्वीप कैसे बने थे? मंद भू हलचलों की वजह से बने थे। तो महाद्वीप का बनना, पर्वत का बनना, ये किसके ऊपर निर्धारित किया जाता है? ये मंद भू हलचलों के ऊपर निर्धारित किया जाता है। अब द्रुत भू हलचलें, द्रुत मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो हलचलें होती है, तीव्र हलचलें बोल सकते हैं आप लोग। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये भूकंप और ज्वालामुखी तीव्र भू हलचलों की वजह से होती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। फिर दिशा के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। क्षैतिज मतलब इस तरह से, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्षैतिज हो जाएगा भू हलचलें। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में जब हलचल होगा तो उसे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी भू हलचलें कहते हैं। भूरूप, भूरूप मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे का हिस्सा सरक जाएगा, जमीन के नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा? सरक जाएगा या तो मिल जाएगा। जब एक दूसरे के पास आएगा तो द्वीप का निर्माण हो जाएगा। अब जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो पठार का निर्माण होगा। उच्च भूमि निर्मित करने वाली पर्वत युक्त वलीकरण और भ्रंश घाटी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया होगा आप लोग को। तो आज की वीडियो में लोग इतना ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं गति पर आधारित जो हलचलें हैं उन हलचलों को, उसके बाद दिशा पर आधारित, फिर भूरूप पर आधारित हलचलों के बारे में लोग देखने वाले हैं। मंद भू हलचलें क्या होती है, द्रुत भू हलचलें क्या होती है, उनमें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उन वीडियो को देखने के लिए यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।